हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है पॉलिटी। पॉलिटी का ये सेकंड सेशन है। इससे पहले मैंने इसका जो भी बेसिक्स था और पार्ट 1 संविधान का पार्ट 1 और उसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल बारीकी से मैंने ख़त्म कर दिया है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भाग 2 रहेगा और भाग 2 में 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक अभी हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मेरे ख्याल से आप इससे पहले का सेशन देख लीजिए ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट किए। मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक सारा टॉपिक लिख दिया है। शुरू करते पहले भाग 2 में आखिर है क्या। भाग 1 हमारा ये बोलता था कि जो हमारा इंडिया है उसका इंट्रोडक्शन, उसका बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, हम किसी स्टेट को कैसे मिला सकते हैं, ठीक है, उसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ था। उसके बाद भाग 2 में ये लिखा हुआ कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो लोग रहते हैं क्या वो अपने हैं, मतलब अपने कहने का मतलब उसकी नागरिकता क्या है, उसी नागरिकता के बारे में हमारा दिया हुआ किसमें, भाग 2 में। मतलब भाग 2 सिंपल ये बोलता है सिटीजनशिप के बारे में, मतलब नागरिकता के बारे में। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये नागरिक होता क्या है। नागरिक का इंग्लिश होता है सिटीजन। सिटीजन कहने का मतलब ये होगा किसी खास कंट्री, कोई भी प्रॉपर कंट्री हो सकता है, किसी खास कंट्री का उसका अपना खुद का आदमी जिसका जन्म वहीं पे हुआ हो, हम उसको बोलते हैं उस कंट्री का वो सिटीजन है या उस कंट्री का वो नागरिक है। ठीक है, जैसे इंडिया की बात करते, इंडिया में भी लगभग 130 से लगभग 140 करोड़ लोग हो गए लगभग। तो हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के वो नागरिक हैं। कुछ लोग नागरिक नहीं हैं, लेकिन नागरिक कहने का मतलब वो इंडिया का खुद का अपना आदमी है। मतलब सरकार जो भी स्कीम निकालेगी उसको देगी। मान लेते हैं कि कल को सरकार को कोई स्कीम निकालना है या फिर सरकार को मान लेते कोई फंड या फिर कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हमारे अपने आदमी को ही देगी। मान लेते कोई बाहर से आदमी आया घूमने के लिए तो उसको सरकार पैसा नहीं भेज सकती है। हमारे जो भी अपने खुद के आदमी हैं इंडिया में उसको बोलते हैं कि हमारे देश के वो नागरिक हैं। ठीक है, मतलब यूँ समझिए पूरा फैमिली इंडिया, उसके एक एक मेंबर हमारे नागरिक हो गए, मतलब हम लोग हो गए। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पर लिखा हुआ पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, किसी देश के जो खास आदमी होते हैं हम उसको बोलते हैं नागरिक, मतलब उस देश का नागरिक। अब हम बात करते हैं अपने प्रॉपर इंडिया के। हमारे इंडिया में भी 3 ढंग के लोग हैं। एक हो गए नागरिक, मतलब खुद के अपने लोग। एक हो गए विदेशी जिसको बोलते हैं फॉरेनर, मतलब बाहर से जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए, हो सकता है इंडिया में कुछ दिन के लिए ठहर जाए या फिर काफ़ी दिन तक यहीं पर रहना शुरू कर दे। नागरिक भारत का नहीं बना वो, लेकिन अभी इंडिया में कुछ दिन तक लगातार वो रह रहा है, हम उसको बोलते हैं विदेशी, मतलब फॉरेनर बोलते हैं। और एक हमारा होता है माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब कम होता है, संख्यक मतलब संख्या। जिस पर्सन का या जिस ग्रुप का संख्या हमारे इंडिया में काफ़ी कम हो हम उसको बोलते हैं माइनॉरिटी बोलते हैं या फिर अल्पसंख्यक बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे इंडिया में मेजॉरिटी कौन है, हिंदू लोग हैं, और जो कुछ मुस्लिम हैं वो आते हैं माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रॉपर अगर मुस्लिम यहाँ पे माइनॉरिटी है तो हर जगह वहाँ पे अल्पसंख्यक रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब किसी प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि यहाँ पे कौन मेजॉरिटी में है और कौन आपका आता है माइनॉरिटी में। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे हिंदू है आपका माइनॉरिटी। ठीक है, बाकी हर जगह मिला के ओवरऑल हमारा आता है हिंदू आता है मेजॉरिटी में, बाकी सब कुछ कुछ आते हैं माइनॉरिटी में आते हैं। दूसरी बात, जो आपका माइनॉरिटी हो गया वो बनाया क्यों जाता है, उसको इसलिए बचाते हैं ताकि मान लेते एक तो लोगों का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, अगर उसको नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कल को विलुप्त हो सकते हैं, मतलब या तो टॉर्चर करके हटा दें उनको या फिर उनका एक कन्वर्जन हो जाए। तो एक प्रॉपर उनके धर्म को बचाने के लिए बनाते हैं। दूसरी बात, हो सकता है उनका भाषा अलग हो तो उसके भाषा को भी हमको बचाना है इसलिए बनाते हैं, या फिर उसका जो ट्रेडिशन उसका जो कल्चर है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा एक आता है जनसंख्या, मतलब अल्पसंख्यक कहने का मतलब उसका जनसंख्या कम हो, भाषा काफ़ी कम उसका बोलता है वो लोग, और उसका संस्कृति मतलब उसका कल्चर बचाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है हम उसको रखते हैं किस में, अल्पसंख्यक में, ताकि सरकार उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करती है, उसको थोड़ा हेल्प करती है ताकि ये लोग का भी जनसंख्या हमारे कंट्री में बना रहे। इसी को बोलते हैं अल्पसंख्यक। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। तो नागरिक, विदेशी और एक आपका अल्पसंख्यक, इस 3 ढंग के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। और ज़्यादातर कौन हो गए, हमारे नागरिक। इसी नागरिक का पार्ट हमारा कौन सा होता है, ये माइनॉरिटी। इतनी बात समझ गए। अब बात करते जो आपका सिटीजन हो गया, नागरिक है, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये नागरिक है इंडिया का। उसके लिए बहुत सारा कार्ड आता है, मतलब प्रूफ आता है, जैसे वोटर ID कार्ड। हमारे जो भी भारत के नागरिक हैं उसके पास अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारा आता कौन सा, वोटर ID कार्ड। और एक हमारा हो गया आधार कार्ड। ये सभी कहने के प्रूफ करता है कि ये इंडिया का है। दूसरी बात, एक होता है विदेशी के लिए, वो अपना पासपोर्ट वहाँ से लेकर आते हैं। देखिए 2 कार्ड होता है, एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीज़ा। जैसे मान लेते हैं मुझे जाना है घूमने के लिए इटली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिया से लेके जाएंगे
कुछ सामान नहीं, हम यहाँ से कार्ड लेके जाएंगे जिसको बोलते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट सिर्फ ये बताता है कि जो आदमी यहाँ से गया है उसका लोकेशन क्या है, मतलब वो किस कंट्री का है। तो हमारा एड्रेस हमारा हो गया पासपोर्ट, हम वहाँ से लेके जाएंगे कहाँ पे, इटली। लेकिन इटली की सरकार हमको जब तक वीज़ा नहीं देगी तब तक वहाँ पे जा नहीं सकते। आप यूँ समझिए एक तरह का इटली जो है, इटली हमको कार्ड भेजेगी कि आप आ सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं वीज़ा। तो वीज़ा हमको किसी दूसरे कंट्री से मिलता है और पासपोर्ट हम अपने कंट्री से लेके जाते हैं ताकि उनको बता पाएँ कि भाई साहब हम यहाँ के हैं, ठीक है। तो जो है विदेशी, जो है फॉरेनर, वो भी अपने अपने कंट्री का पासपोर्ट लेकर आता है ताकि हम लोग उसको पहचान पाते हैं कि यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो 3 ढंग का बात करते हैं, समझिए यहाँ पे। अब बात करते हैं पार्ट 2 यानी नागरिकता के बारे में। पहली बात, भाग 1 में 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया हुआ था और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ। और आज हम पूरी तरह से इस 6 जो आपका आर्टिकल है, मतलब 7वां आर्टिकल, हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 ये बोलता है, आप देखिए सिंपल सी बात, जब हमारा जो कंट्री है वो कब हुआ था इंडिपेंडेंट, 1947 को। जैसे 1947 को आज़ाद हुआ उसके बाद हम लोग क्या किए थे, अपने कंट्री को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिए। लेकिन जब इंडिपेंडेंट हम लोग हो रहे थे उस वक्त समस्या क्या हुई थी, हम लोग का डिवीजन हो गया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसी के चक्कर में कुछ लोग यहाँ भागना शुरू कर दिए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया भागना शुरू कर दिए। इसी को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक नागरिकता के बारे में कि वो लोग कहाँ का है, या फिर वहाँ का है या फिर यहाँ का है, उसी के लिए कुछ टेम्पररी एक नियम बनाए थे जो इस संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद वही बोलता है कि जब हमारा संविधान बन गया था, मतलब 26 जनवरी, मतलब जिस दिन से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से, जब संविधान की शुरुआत की बात करते हैं तो उस वक्त हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन लोग हमारे इंडिया का है। उसके लिए 3 तरीके का नियम, एक सेकेंड, ठीक है। तो आर्टिकल 5 हमको ये बोलता है कि जब संविधान हमारा शुरुआत में ही था, जब हमारा संविधान जैसे लागू हुआ तो उसके शुरुआत में ही कौन कौन से आदमी हमारे इंडिया के हैं, मतलब उसकी नागरिकता क्या है, यहाँ का है या फिर पाकिस्तान का है या फिर किसी और कंट्री का है, तो हम कैसे करेंगे डिसाइड, वो आपका लिखा गया आर्टिकल 5 में। उसमें ये 3 बातें लिखी गई थी। उसमें ये लिखा गया था कि या तो वो बंदा, मतलब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है, मतलब उस व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो हम उसको बोलेंगे ठीक है कि वो भारत का नागरिक है। या फिर उस व्यक्ति के माता पिताजी का भी जन्म अगर भारत में हुआ हो तो हम उसको भी दे देंगे नागरिकता। क्यों देंगे, अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में उस वक्त कई सारे लीडर ऐसे थे जो हमारे देश से बाहर विदेश में जाके हमारे देश के लिए लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज़ों से। तो क्या उसके मतलब बेटे को हक नहीं बनता है हमारे इंडिया के नागरिक बने? बिल्कुल बनता है। तो इसी के लिए बनाया गया था, अगर आपके पिताजी का जन्म इंडिया में हुआ है तो आप भी इंडिया के नागरिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही लिखा गया था, या तो जन्म आपका यहाँ हुआ हो या फिर आपके पेरेंट्स, मतलब आपके पिताजी का जन्म इंडिया में हुआ हो और आप भले बाहर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तीसरी बात आपका ये लिखा गया था यहाँ पे कि या फिर अगर जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा संविधान बना था उससे पहले आप 5 साल तक कम से कम आप इंडिया में रहे हों तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन इस तीनों क्राइटेरिया में कोई भी एक फॉलो करता है तो भारत का नागरिक कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। आर्टिकल 5 यही बोलता है कि यदि संविधान के शुरुआत में कौन कौन से हमारे नागरिक हैं उसकी बात करता है। पहला ये बोलता है कि या तो आपके पिताजी का जन्म यहाँ होना चाहिए और आप कहीं के कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपका जन्म यहीं पे होना चाहिए तो आप बन सकते हैं, या फिर जब संविधान शुरुआत हुआ था मतलब लागू होना उससे पहले आप कम से कम 5 साल तक इंडिया में रहे हो। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ आप फॉलो कर लेते हैं तो आप इंडिया के नागरिक हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में ये बोलता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे हम उसको भी देंगे नागरिकता। क्यों देंगे नागरिकता? सिंपल सी बात है, वो भी हमारे लोग थे। बस फ़र्क क्या पड़ा था, जब इंडिया 2 भागों में बट गया था 1947 में, तो वो ये बोला गया था कुछ लोग मिल सकते हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग मिल सकते हैं इंडिया में। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी था जो पाकिस्तान में थे पहले से, वो चाहते थे कि हम इंडिया में मिल जाए। कुछ लोग इंडिया में थे, वो चाहते थे हम चले जाएं पाकिस्तान, तो वो चले गए पाकिस्तान। इसलिए बोला गया था कि जो भी आदमी ये चाहता है कि ठीक हम इंडिया में मिल जाएं, मतलब जो पाकिस्तान से आ रहे हो, मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है हम उसको भी देंगे नागरिकता। लेकिन एक कंडीशन ये रहेगा कि आपको 19 जुलाई 1948 तक आपको यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लगातार आते रहे 1948 के बाद भी। तो इसलिए दिया गया डेडलाइन कि 19 जुलाई 1948 से मतलब यहाँ तक 19 जुलाई 1948 तक अगर आप पाकिस्तान से इंडिया पहुँच गए तो आपको नागरिकता ऐसे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसके बाद आए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री से मतलब पाकिस्तान में अपने ऑफिशियल्स से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, सिग्नेचर, और फिर वो फॉर्म भर के लेकर आना पड़ेगा। आप यहाँ पे दिखाइएगा और 6 महीना वेट कीजिएगा, फिर जाकर आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये बोला गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7 में लिखा गया था
कुछ लोग ऐसे भी थे जो चले गए थे इंडिया से पाकिस्तान, लेकिन उनको बाद में हुआ था रियलाइज कि हमको वहीं रहना चाहिए था इंडिया में ही, तो पहले गए पाकिस्तान, फिर से वापस आ गए इंडिया। तो उसके लिए भी ये आर्टिकल 7 में लिखा गया कि पहले भारत से पाक गए और फिर वो वापस आ गए थे, उसके लिए भी दिया गया था नागरिकता। इसमें ये बोला गया था कि जो व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 से पहले, अगर 1 मार्च 1947 से पहले अगर वह पाकिस्तान चला गया था, फिर जाकर वापस आ रहा है, तो उसको 6 महीना का वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आइए और एक फॉर्म भरिए जिसको बोलते रजिस्ट्रेशन करवाना। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये बोला गया था उसमें आर्टिकल 7 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 8 ये बोलता है कि जो भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है उसके बच्चों की भी नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लोग थे। तो जो व्यक्ति बाहर है कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बच्चे का जन्म अगर विदेश में ही हुआ है तो उसको भी नागरिकता हम लोग यहाँ पे दे देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो आर्टिकल 8 वही बोलता है कि जो ही लोग भारत के बाहर हैं उसके बच्चों को भी नागरिकता इंडिया में मिल जाएगी। फ़र्क क्या है कि उसके पिताजी इंडियन होनी चाहिए, ये आपको एक कंडीशन दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 9 ये बोलता है कि जिस व्यक्ति को नागरिकता मिल गई है, अगर कल को ऐसा हो कि वो व्यक्ति जाता है किसी दूसरे देश में और वहीं जाकर बस जाता है, तो अगर वो वहाँ का सिटीजनशिप ले लेता है, अगर वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो इंडिया का नागरिकता ऑटोमेटिक उसका ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल ये 9 में लिखा गया। ऐसा थोड़ी कि कहीं वो वहाँ का भी नागरिक रहेगा, यहाँ का भी रहेगा, वहाँ भी उठाएगा राशन, यहाँ भी उठाएगा राशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका ये हो गया। आर्टिकल 10 ये बोलता है कि नागरिक जिस व्यक्ति को नागरिकता मिल गया है तो उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई अन्यथा काम का मतलब आप नौटंकी समझ सकते हैं कि कोई इतना परेशान ना कर दिया हो सरकार गुस्से में आ जाए, इसकी वजह से उसकी नागरिकता चली जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति का नागरिकता बना रहेगा, लेकिन अगर वो काफ़ी नौटंकी करता है, देश विरोधी काम करता है, तो उस वक्त उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, मतलब उसकी नागरिकता ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों? मान लेते हैं कल को कोई अटैक हो गया हमारे कंट्री पे, तो हमारी सेना लड़ रही है उस कंट्री के खिलाफ और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस कंट्री का नारा लगा रहा है, तो उसके विरोध में हम लोग क्या करते हैं, उसका सिटीजनशिप ख़त्म कर देते हैं। ये आपका हो गया वो, ठीक है। या फिर वो इंसान बिल्कुल पागल है। पागल तो हमारी कंट्री में कई सारे हैं, लेकिन पागल कहने का सेंस वो इतना पागल है कि मान लेते कोई विदेश का कोई मिनिस्टर हमारे इंडिया में आया घूमने के लिए, उसके ऊपर ये पत्थर फेंक दिया, तो हमारे कंट्री का इमेज ख़राब ना हो जाए, इसके लिए क्या करती है सरकार कि ये हमारे देश का नागरिक है ही नहीं, ये क्या है, एक पागल है, उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए पागल को भी और कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी काम करते हैं, उस व्यक्ति को भी नागरिकता छीन ले जाते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 11 ये बोलता है कि जो भी ये नियम बनेगा वो बनाएगी संसद, और संसद का भी कौन सा मंत्रालय, खास करके गृह मंत्रालय ये बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखा गया था। उसके बाद देखिएगा ये जो भी लिखा गया था ना, वो सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बिल्कुल अफरा तफरी मच गया था, कुछ लोग वहाँ कुछ लोग यहाँ, इसी को मैनेज करने के लिए ये सारा नियम बनाया गया था, ठीक है। तो इस नियम मतलब खास नागरिकता के बारे में खास करके कभी पहले लिखा ही नहीं गया था, ठीक है। मतलब जो आज हमारे पास जो नागरिकता के बारे में जो सारी जानकारियाँ हैं डिटेल से, वो पहले मतलब रियल में यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नागरिकता के बारे में विस्तृत जानकारी मूल संविधान मतलब पहले वाले संविधान में था ही नहीं। यह सिर्फ उस वक्त के हालात को मैनेज करने के लिए कोशिश की गई थी। हम लोग खुद से बनाए थे 1955 में, हम लोग पहली बार 1955 में नागरिकता के बारे में डिटेल से बनाया कानून, ठीक है। तो वही लिखा गया था पहला अधिनियम खास करके नागरिकता के बारे में तो 1955 में आया था। उसके बाद फिर से हुआ सुधार तो 1986 में। तो याद रखिएगा नागरिकता के बारे में डिटेल से जानकारी जो हमारा पहले का संविधान था मतलब मूल संविधान उसमें नहीं था, हम लोग खुद से बाद बनाया था 1955 में पहला। और जब पहली बार सुधार किस में हुआ था, पहला संशोधन नागरिकता में कब हुआ था, 1986 में। उसके बाद 1982 में, 2003 में, 5 में, 15 में, 19 में, आपको पता है 19 में CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC वगैरह ये सब भी आना अब शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो वही आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला अधिनियम कब बना था नागरिकता के बारे में, 1955 में। और पहला रिफॉर्म पहला सुधार कब हुआ था, पहला सुधार आपका हो गया था 1986 में, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है, आप एक काम कीजिए, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे मैं इसका एक बेहतर क्वालिटी में एक स्क्रीनशॉट मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक वर्ड छूट गया था यहाँ पे, आप ऐसे जान लीजिए कि जो आपका ये वर्ड है नागरिकता, इस नागरिकता के बारे में वर्ड का यूज सबसे पहली बार यही अरस्तु बोला था। अरस्तु जिसको बोलते हैं एरिस्टोटल बोलते हैं, यही बायोलॉजी के पिताजी भी हैं, मतलब पप्पा ऑफ बायोलॉजी।
इसी को बोलता है अरस्तू को, और यही व्यक्ति पहला ऐसा था जो नागरिकता के बारे में पहली बार बोला था। ठीक है, चलिए हम कल क्या करते हैं, कल भाग 3 से शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग।